Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So as we all were discussing socialism in Europe and the Russian Revolution, we had just entered the section or the portion of Russian Revolution. तो हम लोग रशियन रेवोल्यूशन में पहुंच गए थे, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? सोशलिज्म इन यूरोप. लेकिन हम लोग रशियन रेवोल्यूशन को किस आइडियोलॉजी से पढ़ रहे हैं? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से पढ़ रहे हैं. तो हम लोग ने देखा कि रशियन एम्पायर जो कि सार डायनेस्टी के अंडर में था, सार डायनेस्टी के अंडर में था, एम्पायर में किस प्रकार के बौद्धिस्ट, मुस्लिम्स, यस, क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, ये सब के थे. मतलब दिस काइंड ऑफ रिलीजियंस वेर देयर, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो रिलीजियस टॉलरेंस था. ठीक है. उसके अलावा हम लोग ने ये देखे कि रशियन सोसाइटी का पीपल कैसे थे, फार्मर्स कैसे थे, कंट्री साइड में क्या था लोगों का सिस्टम, वहाँ के पीजेंट्स किस प्रकार के थिंकिंग रखते थे. हम लोग ने रशियन सोसाइटी इस प्रकार से देखे, रशियन इकोनॉमी देखे, मोस्ट ऑफ देम वर एग्रीकल्चरिस्ट, बिजनेस या इंडस्ट्रीज वेर फाउंड इन पॉकेट्स. ये सारा चीज हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे देखो, प्रीवियस क्लासेस में आज टुडे के बाद से पहले हम एक बार जाते हैं प्रीवियस में, तो थोड़ा लिंकअप करते बेटा. देखो, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, तो ये सोशलिज्म का लिंकअप कैसे हुआ? तो एक बैकग्राउंड पढ़ते आ रहे हो. हम लोग ने सोसाइटी किस लिए पढ़े? इसलिए ताकि हम लोग को ये जानना है कि रेवोल्यूशन क्यों आई और रेवोल्यूशन किस प्रकार से शुरू हुई. ठीक है. तो रशिया में हम लोग ने सोसाइटी पढ़ने का उद्देश्य ये था, या द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द सोसाइटी वाज दैट, कि वहां का सिचुएशन क्या था, क्या वो सिचुएशन रेवोल्ट लाने के लिए सही था या नहीं था. तो हम लोग ने रशियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी को देखने के बाद ये समझ में आता है बेटा कि वाज द सिचुएशन ऑफ रशिया एंड द सिचुएशन सोसाइटी एंड द नेचर ऑफ द इकोनॉमी वाज लाइक इनफ और गिविंग अ सर्टेन कंडीशन कि रशिया में रेवोल्यूशन आएगी या नहीं आएगी. यस, हम लोग जब देख रहे थे तो हम लोग ने देखा कि रशिया का जो इकोनॉमी सोसाइटी जो था, तो उसे हम लोग ने ये देखे कि दे वर हैविंग प्रॉब्लम्स, द सोसाइटी वर हैविंग प्रॉब्लम्स. एग्रीकल्चरिस्ट तो थे, लेकिन इंडस्ट्रीज आए, लेकिन वर्कर्स को क्या कर दिया गया था कि दे वर नॉट गिवन प्रॉपर वेजेस. इवन द किंग या मोनार्क ने एक सिस्टम या रूल लगा दिया था कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए और वर्किंग आवर्स पे क्या होनी चाहिए, कुछ कटौती होने चाहिए. ये सारी चीजों का चर्चा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वर्कर्स को मिनिमम 12 to 15 आवर्स दिन में काम कराते थे नो कैपिटलिस्ट वाले या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग. तो अब ये सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहा है? क्रिएट कर रहा है कि सोशलिज्म चाहिए रशिया में. ये सर नो, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब जो आएगा हम लोगों का आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, वो रहेगा सोशलिज्म इन रशिया. तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे यूरोप हुआ है, तो यहाँ पे ये यूरोप को बदले रशिया होना चाहिए. ठीक है. ओके, दिस इज कट. तो रशिया में कैसे आप सोशलिज्म आए? देखो, अब फिर सोशलिज्म आने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो सोशलिज्म क्या है. पहले तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, जो ये मार्क्स का, जो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, ये सारे लोगों का आइडियोलॉजी को क्या करता है, मानने वाले लोग. लेकिन अब पहले से बता दे रहे हैं, जब अब वो लोगों को यदि कुछ चेंजेस लाना है सोसाइटी में, इफ दे हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द सोसाइटी, सो दे हैव टू गो थ्रू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. पता है सबको, मैंने बताया था कि सोशलिज्म तभी सक्सेसफुल रहेगी यूरोप में जब वो लोग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप से आगे बढ़ेगा. सो नाउ अब यहां पे रशिया में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. 1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे बेटा, ये इलीगल घोषित कर दिया गया था सार निकोलस सेकंड ने, क्योंकि एक प्रकार से ये कंजर्वेटिव का सबसे बड़ा एक फीचर है कि सेंसरशिप, सब हम लोग ने पढ़े हैं कि नो वन शुड राइज अगेंस्ट द मोनार्क और द क्राउन, यानी कि राजा के अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हो सकता या नहीं होगा, उसको रोक लगा दिया जाता है. लेकिन उसके बावजूद भी अब लोगों को आइडिया मिल गया है, अब बोलने का मौका मिल गया है, सारा चीजें मिल गई है, तो लोग तो चिल्लाएंगे ही और अपना डिमांड तो पूरा करके ही रहेगा. ये सर नो. तो यही चीज होता है, जैसे कि रशिया में क्या था कि
1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज था उसको इलीगल कर दिया गया था। दैट मींस रशियन गवर्नमेंट उस समय जो था, मोनार्क जो था, उसने 1914 से पहले, बिफोर 1914, जो कुछ भी होता है रशिया में 1914 के बाद ही होता है, ठीक है, मेन इवेंट्स। तो 1914 तक हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़े। तो 1914 तक जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो इलीगल, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगे अगर पकड़े जाएंगे अपने काम करते हुए तो दे विल बी पनिश्ड, सीवियरली पनिश्ड, नॉट पनिश्ड, सीवियरली पनिश्ड, यानी कि बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यस और नो? लेकिन यहां पे एक चीज तुम लोग सोचोगे कि लेकिन द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या लेबर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। तो फिर यहां पे 1898 का सवाल आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे 1914 से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इलीगल है। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे हो कि 1898 में कैसे ये मतलब फॉर्म हुआ? भाई फॉर्म तो कब भी हो सकता है, लेकिन ये एकदम सीक्रेट वे में किया गया था, अंडरग्राउंड। अब जमीन के नीचे नहीं, अंडरग्राउंड मतलब कि छुप के, मतलब गवर्नमेंट के नजर से बच के 1898 में रशिया का रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि 1898 में फॉर्म हो चुका था। लेकिन अब फॉर्म तो हो गया था लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि 1914 से पहले सारे पार्टीज क्या था? इलीगल था। नाउ ऑल द पार्टीज वेर इलीगल। तो अब ये लोग ही लाएंगे सोशलिज्म रशिया में, यही पार्टी से अब क्या लाएंगे? सोशलिज्म लाएंगे। बाय सोशलिस्ट हु रिप्रेजेंटेड मार्क्सिस्ट आइडिया। तो देखो ये जो लाइन पढ़ो, तो 1898 में बन चुका था ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ऐसे लोगों ने बनाए थे। अब जो जिसने बनाया वो तो सोशलिस्ट ही रहेंगे, लेकिन किसके आइडियोलॉजी को मानते थे? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडियाज को फॉलो करके ये पार्टी बनाया। अब जब आइडिया का फॉलो करते हैं तो ये लोग का डिमांड यही रहेगा भाई कि वर्किंग आवर्स कम कर दो, वेजेस अच्छा दो, प्रॉपर्टी हम ही चलाएंगे, तुम छोड़ दो हमारे हाथ पे, हम लोग अपने से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी ये लोग मान रहे थे। अब क्या होता है देखो, however because of government policing it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. देखो भले ही इलीगल थे लेकिन अंडरग्राउंड इसलिए थे क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का पॉलिसी लगा हुआ था कि बैन रहेगा भाई, पकड़े जाओगे तो तुम पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे इसके बावजूद भी इलीगल तरीके से हो, गैर कानूनी रूप से हो, लेकिन वो काम कर रहा था। कैसे? उन्होंने चुपके अपना न्यूज़पेपर सेटअप किया था। उस न्यूज़पेपर के जरिए दे वेर लाइक स्प्रेडिंग देयर आइडियाज, दे वेर गिविंग देयर फिलोसॉफिकल आइडियाज टू एवरी पीपल इन रशिया, जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट करती है। अब देखो यहाँ पे फिर एक बात, ये कोई गारंटी नहीं है कि सारे लोग सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रशिया में कैसे सोशलिज्म आया और सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुआ हम लोग पढ़ रहे, ये पढ़ रहे। तो हम लोग इसको सोशलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे। अब कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। अब इसके अलावा तो अदर्स भी है ना जो सोशलिज्म के अपोज भी कर रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे नहीं होंगे कि केवल हाँ सोशलिज्म कोई दूध में नहाया हुआ, ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि। लेकिन अब यहाँ पे यस, उस समय में अदर ऑप्शन से ये बेटर ऑप्शन था। अब हो सकता है इसमें भी डिसएडवांटेजेस होगा, जैसे डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़े हैं, सो लाइक दैट वे। तो अभी ये देखना है। लेकिन अब देखो मोबिलाइज्ड वर्कर यानी कि वर्कर्स, उनके पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दे मोबिलाइज मतलब वर्क पे, काम पे लगाया, मतलब एवरीवेयर से सारे लोगों का सिचुएशन देखना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारी चीजें। इवन स्ट्राइक्स जो होते थे वो सोशलिस्ट के द्वारा किए जाते थे। अब नाम तो पार्टी का तो नाम नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी का नाम आया जाएगा तो भाई फिर पकड़े जाएगा सब कोई। लेकिन स्ट्राइक्स जो हो रहे थे हाँ किसी न किसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से? ये वर्कर्स पार्टी से क्या था? रिलेटेड था। सो नाउ दे वेर चुप चुप के क्या कर रहे थे? धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे, क्योंकि ये लोग मजबूर था ऐसे काम करने में। क्यों? क्योंकि पार्टी वॉज इलीगल, सिंपल सी बात है। लेकिन अब रशिया में बहुत सारे सोशलिस्ट थे जो मानते थे कि रशियन पीजेंट एज नेचुरल सोशलिस्ट। अब नेचुरल सोशलिस्ट इसलिए बोला जाता था नेचुरल सोशलिस्ट, क्योंकि हम लोग ने, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रीवियस क्लास में, कि सोसाइटी जो था कंट्री साइड में, वो लोग क्या करते थे? लैंड पूलिंग करते थे ना,
फार्मर्स क्या करते थे, जिसका छोटा लैंड था, जिसका लैंड नहीं था, या सारे लैंड को मिला के वो लोग जितना, जिसको फैमिली को जितना नीड है उसके आधार पे वो लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन डिवाइड करते थे। एक प्रकार से वो लोग नेचुरली क्या बन रहे हैं, सोशलिस्ट बन रहे। तो क्या बोला कि बहुत सारे रशियन सोशलिस्ट थे, ठीक है, मतलब जो लीडर्स थे, जो आइडियोलॉजी मानने वाले बड़े बड़े लोग, सोशलिस्ट को फॉलो करने वाले, वो लोग ने ये माना कि जो रशियन पीजेंट्स थे नेचुरल सोशलिस्ट थे, क्योंकि वो लोग के पास ये क्या था, कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली, यानी कि जमीन को वो लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे लोगों में बराबर, या फिर फसलों को क्या करते थे, इक्वली क्या करते थे, लोगों को नीड के आधार पे क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करते थे। इज दैट क्लियर? तो अब लैंड पीरियडिकली डिवाइड करे या ना करे, लेकिन जो फसल उग रहे हैं वो सारे लोगों में सही में बट रहा है नहीं बट रहा है, ये मायने रखता है ना। लैंड तो रिसोर्स है, वो तो रहेगा, वहां से फसल तो आएंगे ही। तो लैंड भी वो लोग पीरियडिकली डिवाइड करते थे, उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन भी आता था, ये सारी चीज इक्वली बांटते थे या अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल ये लोग करते थे। तो इसीलिए सोशलिस्ट का मानना था कि पीजेंट्स या फार्मर्स बोलो क्या रहेंगे, मेन फोर्स रहेंगे रशिया में सोशलिज्म लाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग का मानना था कि ये लोग पहले से ही क्या है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग क्या रहेंगे, मेन फोर्स रहेंगे। देखो ये बता रहा हूं, इसलिए वो लोग को ये लोग पहले से लैंड डिवाइड कर रहे थे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सोशलिस्ट भी बोलते हैं। और लोगों का ये भी मानना था, सोशलिस्ट का मानना ये था कि सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, ये बात आ रहा है, ठीक है। पीजेंट्स क्या लाएंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे रशिया में। देखो तो उन लोगों ने कहा सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, पीजेंट्स है लेकिन वर्कर्स नहीं, जो कि मेन फोर्स रहेंगे रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले जो मेन लोग रहेंगे या मेन फोर्स रहेंगे, वो किसका, मतलब किसका भागीदारी ज्यादा होगा, वो रेवोल्यूशन में पीजेंट्स का होगा, ये सोशलिस्ट मान रहे थे। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। तो ये लोग मान रहे थे कि रशिया में जो सोशलिज्म लाएगा वो किसके द्वारा लाएगा, पीजेंट्स के द्वारा लाएगा, ये सोशलिस्ट वाले मानते थे। वर्कर्स नहीं लाएंगे बोल रहे हैं। अब बहुत सारे सोशलिस्ट ये बोल रहे हैं कि वर्कर्स जो है सोशलिस्ट या सोशलिज्म रशिया में नहीं ला पाएगा, पीजेंट्स ला पाएगा। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स जो पहले से नेचुरली सोशलिस्ट है और वही लोग मेन फोर्स रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और बहुत, अब यहाँ पे हीरो का एंट्री हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा निकल के आता है, बोलता है कि नहीं, किसान रेवोल्यूशन नहीं ला सकता है, ठीक है। पीजेंट्स विल नॉट ब्रिंग द लिबरेशन। यस, दे मे बी अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, इट्स नॉट, यस रशिया भी उनका है, वर्कर्स का भी है, इनका भी है, ठीक है, रशिया तो दोनों का है ना, लेकिन मेन फोर्स नहीं बनेंगे। अब आता है यहाँ पे हीरो, अब यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम, अब यहाँ पे एक हीरो आता है, ठीक है। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Union Party in 1900. ठीक है, तो अब सोशलिस्ट ने बोल दिए, अब किसान लोग अपने आप को क्या हो गए कि ये हम लोग क्या बनेंगे, सोशलिज्म का मेन फोर्स बनेंगे। थोड़ा किसी को उठा देते, बड़ा चढ़ा देते, वो भी चढ़ जाता है ना ऊपर में, तो वैसा ही हुआ। सोशलिस्ट वेर एक्टिव इन द कंट्रीसाइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी तक वो लोग एकदम एक्टिव वे में काम करने लगे सोशलिज्म के लिए। और उसी के चलते ये जो फार्मर्स जो थे, पीजेंट्स ने क्या बनाया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। अब ये भी इलीगल ही है, याद रखना, ठीक है। अब 1914 से पहले सारा क्या है, इलीगल ही है। तो फॉर्म तो किए लेकिन इट्स नॉट लीगल, ये अंडरग्राउंड ही है, सीक्रेट ही है, ठीक है। तो ये लोगों ने बोल दिए, सोशलिस्ट ने बोल दिए, तो चलते वो लोग एक्टिव भी हुए, काम भी किए 19th सेंचुरी में। और 1900 में एक पार्टी बना पीजेंट्स का, दैट वाज नोन एज द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। रिमेंबर दिस नेम्स, ओके, रिमेंबर दिस नेम्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है, फार्मर्स का पार्टी है, तो वो लोग तो अपने पहले अपने बेनिफिट का बात करेंगे। सो जो ये पार्टी था, ये पार्टी ने किसके लिए काम किया,
दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। तो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो था वो लोग का डिमांड ये था, ये लोग का डिमांड ये था कि लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। ये लोग का संघर्ष ये था कि किसान को अपने अधिकार मिलना चाहिए। अब किसान को अधिकार बोलने तो अपने जमीन पे अधिकार मिलना चाहिए ना वो लोगों को। अब किसान है, फार्मर है, पीजेंट है, तो उसके लिए तो उससे उसका जमीन के ऊपर उसका अधिकार से बड़ा और कोई चीज नहीं है। कितने दिन तक वो लोग नोबल के जमीन पे या बड़े लोगों के लैंडलॉर्ड्स के जमीन पे काम करेंगे। सो नाउ देयर डिमांड वाज दैट कि वो लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे कि वो लोगों को जमीन मिल जाए, जो जमीन किसके पास था, नोबल्स के पास था। The land should be transferred to the peasants which were occupied by the nobles. So ये लोग का डिमांड ये था, ठीक है। सोशल डेमोक्रेट्स, अब यहां पे फिर नया ग्रुप आ जाता है, सोशल डेमोक्रेट्स आ गए। अब सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। तो यहां पे एक और पार्टी आ जाता है, सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी ये है, पीजेंट के बारे में ये लोग ने बोला था कि ये लोग मेन फोर्स रहेगा, इसलिए पीजेंट के जरिए वो लोग क्या जा रहा था, अपना रेवोल्यूशन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स आ जाता है लेनिन के, तो खास करके लेनिन बोलेंगे। लेनिन आते और बोलते हैं कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पीजेंट्स के बारे में बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्यूरेटली सही नहीं है। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, पार्ट है, लेकिन वो लोग मेन फोर्स नहीं बनेंगे। ये चीज पे किसने अपोज किया था, लेनिन फेल्ट दैट पेजेंट्स वे नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। अब उनको लगा कि पीजेंट्स क्या नहीं है, एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। जैसे कि एक रेवोल्यूशन लाना है तो बेटा जो भी लोग रेवोल्यूशन ला रहा है वो एक यूनाइटेड ग्रुप होना चाहिए। अब लेनिन ने ये बोला कि लेनिन को लगा कि पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। क्यों यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, क्योंकि देखो बेटा पीजेंट्स में डिवीजन इस प्रकार से था, सम वेर पुअर एंड अदर्स रिच, सम वर्कड एज लेबरर्स व्हाइल अदर्स वेर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो ये सोशलिस्ट मूवमेंट का जो कुछ इससे पीड़ित है वो क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है, लेकिन सारे लोग नहीं होंगे, लेनिन का मानना था। क्यों, अब देखो डिफरेंशिएशन के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो गरीब था उनके लिए तो सही है ये मूवमेंट, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं था कि सारे फार्मर्स वे लैंडलेस। अब उसमें जमींदार भी रहे होंगे जिसका पहले से लैंड रहा होगा, ठीक है, एक किसान रहा होगा कि जो काफी अच्छा खासा लैंड करता हो, अपने पास रखता हो, और दूसरे फार्मर्स को वहां पे क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। अब किसी भी दोनों किसान है, लेकिन स्टेटस के हिसाब से एक गरीब है एक अमीर है, तो वो क्यों चाहेगा अपना जमीन देना अमीर वाला। तो यहां पे डिफरेंशिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो अब वर्कर में भी डिफरेंशिएशन है बेटा, वर्कर और पीजेंट्स में इतना डिफरेंशिएशन है बेटा, क्योंकि वर्कर्स में केवल काम के आधार पर डिफरेंशिएशन है, लेकिन प्रॉब्लम सब एक ही झेल रहे, समझ रहे हो ना। इसीलिए वो लोग प्रॉब्लम पे हमेशा क्या होता था, यूनाइट रहता था। हम लोग ने पढ़े हैं ना लेबर्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में। हाँ, भले ही मेटल वर्कर्स का थोड़ा भाव खाने का आदत रहा होगा कि अच्छा काम करते हैं, मेहनतीला है, मतलब उस काम का डिमांड ज्यादा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा उत्तम दर्जे के वर्कर्स हो गए। लेकिन भले उत्तम दर्जे के वर्कर हो या लोअर कैटेगरी के वर्कर हो, प्रॉब्लम एक झेल रहे हो तुम लोग, प्रॉब्लम एक झेल रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वर्किंग आवर्स, वेजेस, ये सारा चीज सारे वर्कर्स इक्वली झेल रहा है। लेकिन यहाँ पे फार्मर्स वैसा नहीं झेल रहे बेटा। फार्मर्स में कुछ प्रोपोर्शन पहले से रिच है, लेकिन सम प्रोपोर्शन क्या है, पुअर है। तो रिच वाले तो पुअर जैसा तो सेम फेस नहीं कर रहा है। हो सकता है अब कल के दिन में पुअर वाले अपोज करे, तो हो सके रिच ही फार्मर्स क्या करे, उस रिवोल्ट को क्या कर दे, दबा दे। तो इसलिए लेनिन का एक प्रकार से कहना सही था। ऐसा नहीं था कि ये फार्मर्स नहीं बन सकते पार्ट, ठीक है बन सकते हो, लेकिन मेन फोर्स इसलिए नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम लोग एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं हो। यूनाइटेड ग्रुप इसलिए नहीं है
क्योंकि आप लोग में डिफरेंशिएशन है किसके आधार पे, क्योंकि कोई फार्मर ही है और दूसरे फार्मर को काम करा रहा है। ये कौन सा बात हुआ? वर्कर में सा था कि एक वर्कर दूसरे वर्कर काम करा रहा था? नो, क्योंकि सारे तो एक मालिक के अधीन काम कर रहा था। यहां पे अब अगर मान लो वो फार्मर ही है और वो किसी को काम करा रहा है, तो इसका मतलब से वो कैपिटलिस्ट हुआ, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज है, इसीलिए वो सारे लोगों को क्या करा रहा है? काम करा रहा है। तो गिवन दिस डिफरेंशिएशन, तो ये जो अंतर दिख रहा था एक फार्मर्स के क्लास पे, फार्मर ग्रुप में ही अपने बीच में ही क्या था? डिफरेंशिएशन था, जिसकी वजह से ये लोग सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। और उन्होंने ये बोल दिया, यहाँ पे ये लाइन छोड़ दी है, ही सेड दैट द वर्कर्स और द लेबर्स विल बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, और फिर एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक है, बोल तो दिए, काम भी कर रहे हो, वर्कर्स के शहरों में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कंट्री साइड में काम कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सो नाउ द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस पार्टी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स। यहां पे जो पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स, ये पार्टी जो होता है बेटा, अब यहां पे डिवाइड होता है, फुट आ जाता है। क्या आता है? फुट आता है, डिवाइड हो जाता है। किस आधार पे? देखो, द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है समझो, पहले ये बात, ये लाइन को समझो। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि व्हेनेवर वी प्लान टू ब्रिंग अ रिवोल्ट, रेवोल्यूशन लाना है, पार्टी फॉर्म हुआ है, ठीक है, लेकिन पार्टी का एक नीति होगा ना बेटा, कि हम लोग रेवोल्यूशन कैसे लाएंगे। ठीक है, हम लोग रेवोल्यूशन कैसे लाएंगे, अपना नीति होगा ना बेटा। लीडर कुछ प्लान करेंगे तब ना जाके फॉलोअर्स भी वही करेंगे। तो इस आइडियोलॉजी पे दो लोग थे सोशल डेमोक्रेट्स में जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रखते थे, जैसे कि व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने बोल्शेविक बनाया, और यहाँ पे नाम नहीं लिखे, जूलियस मार्टोव है, जूलियस मार्टोव। ओके, जूलियस का स्पेलिंग आई एम नॉट, ठीक है, जूलियस का स्पेलिंग उतना हो सकता है गलत हो, लेकिन दोनों में पार्टी बढ़ गया। एक बन गया बोल्शेविक, एक बन गया मेंशेविक। तो बोल्शेविक्स एक रशियन में बोलता है मेजोरिटी, ठीक है, मेंशेविक्स मान सकते हो कि एक माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है। तो अब फिर बाद में ये दोनों में कभी मेंशेविक्स आगे तो कभी बोल्शेविक्स आगे, दोनों पीछे आगे पीछे ये लोग का होता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू समझो, हम लोग को कौन आगे कौन पीछे ये नहीं जानना है, लेकिन अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डिफर करता था। व्लादिमीर लेनिन ने देखा कि व्लादिमीर लेनिन थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members। तो देख रहे हो लेनिन साहब यहाँ पे, ठीक है, देखने से लग रहा है कि एकदम डिसिप्लिन वाला है चेहरे से, ठीक है ना। तो अब देखो, व्लादिमीर लेनिन का मानना था, जो कि बोल्शेविक ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी था उस समय रशिया में वो सारिस्ट, अब यहाँ पे सारिस्ट का मतलब है सार, TSAR, सार डायनेस्टी का, सारिस्ट रशिया, रशिया तो सार के अंडर में था, तो सारिस्ट रशिया काफी रिप्रेसिव था, सोसाइटी को दबाने वाला था। तो इस समय मान लो कि सोसाइटी में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पार्टी को इलीगल बना दिया गया है, ये सब कर दिया गया है, पकड़े गए होगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ये सब सिचुएशन में यदि हम लोग सारे लोगों को पार्टी में डालेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनका मानना था। अब देखो स्ट्रेटेजी का बात हो रहा है यहाँ पे, इनका मानना था कि ये सारिस्ट जो रिप्रेसिव था रशिया में, दबाने वाले लोग थे, उनके सामने में उनके साथ हम लोग लड़ रहे हैं, छोटा मामूली वॉर नहीं लड़ रहे, हम लोग पूरा एम्पायर या पूरे गवर्नमेंट को हटाने का बात कर रहे। तो यहाँ पे अब तो हम लोग के पास एक अधिकार भी नहीं है, पॉलिटिकल अधिकार भी नहीं है कि हम लोग पार्टी बना सकते हैं। तो यदि उस समय हम लोग पार्टी में सब कुछ लोग डालेंगे तो हो सकता है कि वो पार्टी का बदनामी बाद में प्रॉब्लम, बदनामी नहीं, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग पार्टी को एकदम डिसिप्लिन रखेंगे, एकदम डिसिप्लिन वे में जाएंगे, क्योंकि हम लोग सार को भनक होने नहीं देंगे। अब ये भी एक रीजन रहा होगा उनका
कि यस हम लोग ऐसे डिसिप्लिन रहेंगे कि पार्टी के फिलोसॉफी को एकदम एक्यूरेटली फॉलो करें और डूज एंड डोंट्स को क्या करे, फॉलो करे, जो करना है वो करे, जो नहीं करना है वो एक्यूरेटली ना करे। डिसिप्लिन का मतलब यही ना हुआ कि जो करना है वो करेंगे, जो नहीं करना है नहीं करेंगे। और शुड कंट्रोल, यानी कि जब हम लोग नंबर पे कंट्रोल करेंगे, अपने पार्टी में कितने मेंबर्स है उसको यदि हम लोग कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा बेटा कि पार्टी डिसिप्लिन रहेगा और चुनिंदे मेंबर्स ही पार्टी में क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे, क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो लेनिन का मानना यह था कि हम लोग साजिश से लड़ रहे हैं तो हम लोग का पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए, सब लोगों को हर एक एंगल से डालना कोई जरूरी नहीं है। डिसिप्लिन और क्वालिटी मेंबर्स से हम लोग अपना पार्टी बनाएंगे। लेकिन इसी पॉइंट ऑफ व्यू का ऑपोजिट किसका था, जूलियस मार्टोव, जिन्होंने मेंशेविक ग्रुप बनाया था। थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। ही सेड दैट कि पार्टी जो है सबके लिए क्या होना चाहिए, खुलनी चाहिए। क्योंकि अब एक प्रकार से देखा जाए तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है। अब इनका इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उस समय पार्टी इलीगल था, तो हम लोग पार्टी को क्यों बड़ा करें, पार्टी को क्यों बड़ा करें। अब मेंबर्स बढ़ेंगे एक कान से दो कान, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, क्या होता है, मैदान हो जाता है, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट को भनक लग जाएगा कि हम लोग कैसे काम करें। उससे अच्छा हम लोग डिसिप्लिन करेंगे, मेंटेन रहेंगे, क्वालिटी रखेंगे, मेंबर्स कम रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी मेंबर्स रखेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे। नहीं, दूसरा बोले नहीं क्यों रखे, सबका अधिकार है रेवोल्यूशन में आप भाग लेने का, सबको क्यों नहीं डलते। जैसे जर्मनी में सारे लोग को ओपन था, वैसे जूलियस मार्टोव ने बोला कि चलो जर्मनी में तो ऐसा हुआ था, सारे वर्कर्स को, सारे लोगों को ओपन था पार्टी, तो इसीलिए क्या हो गया कि हम लोग भी वैसा ही करते रशिया में सारे लोगों को। तो फिर शायद व्लादिमीर लेनिन ने बोल दिया होगा कि भाई वो जर्मनी ना था, ये रशिया है, रशिया में ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो यू कैन से एक प्रकार से दोनों का आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। अंतर इस प्रकार से है क्योंकि अंतर है लेकिन खराब ही नहीं है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है। तो अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू तक हम लोग आज का चैप्टर यही तक पढ़ेंगे, आज का टॉपिक यही तक कवर करेंगे। सो रिमेंबर दैट, अब तुम लोगों को पता चल गया कि रशिया में जो सोशलिज्म कैसे आया, ठीक है, कैसे आया, अब पार्टी कैसे काम कर रहे थे, वर्कर्स कैसे काम कर रहे थे, कंट्री साइड में पीजेंट्स कैसे काम करेंगे। अब यही लोग जो है रशिया में क्या लाएगा, रेवोल्यूशन लाएगा। अब वो रेवोल्यूशन से जाने से पहले वहां पे एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो है टर्ब्यूलेंट टाइम। टर्ब्यूलेंट टाइम आई थिंक 1905। तो वहां से शुरू होता है रशिया में एक दौर। अब देख रहे हो ना, एक बैकग्राउंड बन गया है, सबको समझ में आ गया है कि रशिया का सोसाइटी देखने के बाद वहां पे सोशलिज्म का आइडियोलॉजी कैसे फैल गया, लोग कैसे धीरे धीरे पावर में आ रहे थे, यानी कि सोशलिज्म कैसे पावर गेन कर रहे थे या अट्रैक्शन गेन कर रहे थे रशिया में। अब बस बारी था चिंगारी लगने का। अब ये टर्ब्यूलेंट टाइम में नाम ही है टर्ब्यूलेंट, ट्रबलसम, वहां पे उतार चढ़ाव बहुत हुआ है। तो उस समय क्या होता है we will discuss in the next class. So thank you, I hope you all understand, you all understood. Thank you. Till then, stay safe and stay healthy.